हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर बच्चों पार्टी हम पढ़ चुके थे। आपके पास जो गैल्वेनिक सेल है उसके बारे में हम गैल्वेनिक सेल को कंटिन्यू करने वाले थे, मतलब आगे स्टार्ट भी कर चुके थे गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के अंदर जो मैंने कहा था आपको कि साल्ट ब्रिज के बारे में हमें डिस्कशन करना है। आज उस साल्ट ब्रिज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि साल्ट ब्रिज आपके पास क्या क्या होता है। एक्चुअली साल्ट ब्रिज हमारे पास ऐसे एक होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम दोनों सेल के जो आपके दोनों बीकर होते हैं उनके कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अपने अलग अलग रोल होते हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास ये जो साल्ट ब्रिज है इसके फंक्शन क्या क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। तो अगर हम बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे जो पहला जो है काम है वो है कनेक्टर का। कनेक्टर किसके बीच में? आपके एनोड के बीच में और आपके कैथोड के बीच में कनेक्शन का काम करेगा। सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ एनोड एंड जो आपके कैथोड का इलेक्ट्रोड है। जितने अगर आयन यहाँ पर फालतू होते दिखेंगे तो उधर ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन, इधर फालतू होते दिखेंगे तो उधर ट्रांसफर कर देगा। मतलब दोनों के अंदर न्यूट्रलाइजेशन बना के रखता है आयन्स की बराबर एकदम। उसके बाद अगर हम बात करें इसका थर्ड जो फंक्शन है दैट इज आयोनिक मोबिलिटी, कैटायन के बराबर रखता है आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब जितने आयन्स इधर से पास करने हैं उतने आयन्स को इधर से पास करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता है सॉल्ट ब्रिज। साथ ही क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमम करने की हेल्प करता है। कि जो तुम्हारे पास लिक्विड है और ये दोनों के दोनों लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, आप अपने अपने पोटेंशियल क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या, जैसे ही ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपके पास अलग अलग टाइप के जो है पोटेंशियल क्रिएट हो जाते हैं। उन जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करने में, कम करने में आपकी हेल्प करता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और अगर हम बात करें तुम्हारे पास ये आपके मिक्सचर है जैसे कि NO3 का, और इन सब को यूज़ किया जाता है तुम्हारे सॉल्ट ब्रिज के अंदर। जैसे कि है तुम्हारे पास KNO3 है, NH4Cl है, KCl है, और भी अगार का सोल्यूशन है। जैसे तुम्हारे पास जो पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, कहाँ यूज़ किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो वो तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तुम्हारे पास दो टाइप का हो सकता है, तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन पोटेंशियल भी। जो तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तुम्हें ना आपके जो एग्जाम होगा उसके अंदर गिवन होगा कि तुम्हारे पास जो है एक जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसका पोटेंशियल ये है और रिडक्शन का पोटेंशियल ये है। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे, मतलब एनोड का ये पोटेंशियल है और कैथोड का ये पोटेंशियल है, तो तुम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं? जो भी तुम्हें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए, याद रखना कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए उसमें से हमेशा माइनस कर देना एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर तुम्हें एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल लिख के दे रखा है तो उसको रिवर्स कर दो, मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई कैथोड। ई कैथोड मतलब तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड का क्या मतलब है? ई ऑफ एनोड का मतलब है तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, एनोड की जो प्लेट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर इसके अंदर हम बात करें तो आज हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। जैसे कि एक हमारा ये फेराडे लॉ है, ये भी पेंडिंग है, इसको कवर करते हैं। फेराडे लॉ तुम्हें क्या कहता है? फेराडे लॉ हमें कहता है स्टूडेंट्स की जो जो भी इसके दो लॉ दिए थे फेराडे ने, फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। वैसे तुम फेराडे के लॉ तुम्हारे केमिस्ट्री की मैग्नेटिज्म में भी पढ़ते हो, उधर भी पढ़ते हो फेराडे के लॉ, बट यहाँ के फेराडे के लॉ थोड़े अलग है। इसने जो पहला ला दिया था वो तुम्हें क्या दिया था, मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, यहाँ से कुछ आयन यहाँ जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जाके कुछ मास डिपॉजिट होगा। इसका एक चीज का तो मास रिड्यूस होगा, दूसरे के ऊपर जाके क्या होगा, डिपॉजिट होगा। एनोड का जो मास है वो कम होगा और वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, जो भी तुम्हारा मास डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। और यहाँ पर देखो W मतलब वो जो वेट डिपॉजिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू चार्ज की। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पर ये Z का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है Z। और अगर हम बात करें चार्ज को, हम क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। कैसे? Q/T।
क्या होता है तुम्हारे पास, करंट होता है ना, आई मतलब करंट, तो आई टी को क्या लिख सकती हूँ मैं, क्यू लिख सकती हूँ, यस मैम। तो हमारे पास ये क्या होता है तुम्हारे पास, जेड इंटू आई टी, जहाँ पर जेड हमारे पास एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, आई इज इक्वल, आई तुम्हारे पास करंट है, टी तुम्हारे पास टाइम। जेड की वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो इक्विवेलेंट वेट है उस एटम का, जो भी एटम जम रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट जो भी है उसको डिवाइड कर देते हैं हम आपके पास फेराडेज कांस्टेंट से। यहाँ पर फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 96500, क्या होती है 96500। और अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन में उसका एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, ये आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है तुम्हारे पास, क्यू डिवाइड बाय जो भी है, इस फॉर्मूले से हमने सब कुछ फाइंड आउट किया कि अगर तुम्हारे मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर के साथ, तो उससे हम अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम ये फॉर्मूला पढ़ सकते हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तुमसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा, इस फॉर्मूला से पूछा जाएगा, तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये बात भी याद होनी चाहिए। फिर अगर उसके बाद हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी मान लो तुमने यहाँ पर प्लेट्स लिए, ये तीन आपने क्या लिए हैं, सॉल्यूशन लिया अलग अलग, यहाँ पर तुम क्या बना रहे हो, सेल की फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ये हमेशा जो तुम्हें क्या कहेगा, जितना भी जो तुम्हारा वेट डिपॉजिटेड है ऑन द फर्स्ट प्लेट वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के। जहाँ मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर तुम ले रहे हो वेट डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो ले रहे हो, ये हमेशा जो दूसरी प्लेट है उसके रेशियो के बराबर रहेगा, और अगर तीसरी रेशियो प्लेट आ रही है तो उसके भी रेशियो के बराबर रहेगा। और अगर हम बात करें, देखो मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिटेड ऑफ आपके पास जो सिल्वर है उसका डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास, और मास डिपॉजिटिव एच पॉजिटिव आयन का डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास। मतलब ये जो वेट बाय इक्विवेलेंट मास का रेशियो है हर प्लेट के अंदर क्या रहेगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट रहेगा हर बार। और अगर आपको याद हो तो हमने कोलार्स लॉ छोड़ दिया था बीच में, आज हम उस कोलार्स लॉ को पढ़ेंगे। तो देखिए कोलार्स, तो अगर हम बात करें कोलार्स लॉ के बारे में, तो कोलार्स लॉ हमें क्या बताता है बच्चे पार्टी, कोलार्स लॉ हमें बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो तुम उसकी लैम्डा नॉट एम कैसे निकाल सकते हो। मैम लैम्डा नॉट एम क्या होता है ये तो हम भूल गए। लैम्डा नॉट एम का मतलब है तुम्हारे पास लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, या फिर तुम कह सकते हो तुम्हारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है मैम, अब तुम मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे कि तुम्हारे पास है ये एसिटिक एसिड COOH, इसकी तुम्हें लैम्डा नॉट एम निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, ये किसके अंदर डिसोशिएट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैम ये डिसोशिएट हो सकता है CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आयन। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या करेगा, तुम्हें इसका लैम्डा नॉट एम भी देगा और जो H पॉजिटिव आयन था उसका लैम्डा नॉट एम भी देगा। तो तुम क्या कर दोगे, इन दोनों का लैम्डा नॉट एम जब जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास किसका लैम्डा नॉट एम आ जाएगा, इसका लैम्डा नॉट एम। यस यही था मैम कोलार्स लॉ, यस यही था कोलार्स लॉ। और लगभग हर साल तुम्हारे जो एग्जाम है उसके अंदर इसकी या तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इन एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर तुम्हारे पास जो मोलार कंडक्टिविटी है वो तुम्हारी होती है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। मतलब कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी किसी भी आयोनिक कंपाउंड की किसके बराबर होगी, सम ऑफ द जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल आयन है उनकी जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है उसके बराबर एट द उस मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की। देखो CH जो एसिटिक एसिड है उसकी लैम्डा नॉट एम किसके बराबर होगी, CH3O प्लस में जो लैम्डा नॉट एम 4 H पॉजिटिव आयन है उसके लिए। एक नोट है देखो यहाँ पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन V कंडक्शन ऑफ आयन इज कांस्टेंट। जो तुम्हारे पास कंडक्शन होता है आयंस का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो नहीं कम ज्यादा हो जाएगा उसके ऊपर डाइल्यूशन बढ़ गया तो अगर हम बात करें वो तुम्हारे पास जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस वो जो है इनडेफिनेट मतलब डिपेंड नहीं करते तुम्हारे पास ऑन द मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि कितने मॉलिक्यूल्स है उस टाइम कितने मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसके लिए वो क्या रहते हैं तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट रहते हैं। और अगर हम बात करें तो मैंने एक ट्रिक वीडियो
आप लोगों के साथ शेयर की थी एक ट्रिक वीडियो, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि हम कैसे याद कर सकते हैं तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया था ना, उनकी वैल्यू तुम्हें यहाँ यहीं से दी गई होगी, और यहीं से वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है या फिर क्या करना है, प्लस करके तुम्हें जो है तुम्हारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। और अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो हमें पढ़ना है बच्चे पार्टी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, जिसको आज ही हम कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो तुम्हारे पास ऐसे सेल होते हैं जहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होती है, जहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। मतलब कि इसका जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो रिएक्शन कैसी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। और सेल का जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मैं ये फॉर्मूला बता देती हूँ, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, बट बाय चांस कभी पूछ भी लिया जाता है कि तुम्हारा जो ई है दैट विल इक्वल टू डेल्टा जी, सॉरी 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 ऐसा नहीं होता, दैट इज जो भी जी है तुम्हारे पास, मतलब कुछ भी तुम्हें जी निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, जो भी गिब्स फ्री एनर्जी है, दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई। ई एन एफ एन क्या है तुम्हारे पास, जो एन फैक्टर हम पढ़ते हैं ना, जितने आयंस चेंज हो रहे हैं, एफ फेराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम पढ़ते हैं 96500। और अगर हम बात करें ई तुम्हारे पास क्या है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो हम या तो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा या तुम निकाल सकते हो माइनस करके, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वहाँ से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट भी है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके बारे में आगे, तो वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तुम्हें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई बैटरी जोड़नी पड़ती है, फिर तुम्हारे पास क्या होती है, यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन अगर होती है। हमने पढ़ा था ना, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे वो खुद केमिकल रिएक्शन करके तुम्हारे पास बिजली बनाएंगे, बट इनको बिजली दोगे तो ये केमिकल रिएक्शन करेंगे। तुमने यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स जोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पर क्या होगे, इसके आयन डिसोशिएट होने होंगे, इसके आयन डिसोशिएट होना स्टार्ट हो गए, और तुम्हारे पास क्या बन गए, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन होगी, जो NaCl हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव आ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो फिर वो जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन ही कर रहे हैं ना नीचे। तो देखो कैथोड पे क्या होगा, तुम्हारे पास रिडक्शन होगा हमेशा की तरह, और एनोड पे क्या होगा, हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, तुम्हारी जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो कैथोड है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। कैथोड देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रही है, और एनोड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज दिखती है, बस यही उल्टा होता है। बट एक बात याद रखना, हमेशा जो जो आपकी एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगा, ये रूल कभी नहीं बदलता। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कॉपर का आपके पास रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम बात करें जो आपका OH आयंस हैं या फिर H आयंस है, वाटर के आयंस, उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सब तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होता है। इतना कुछ पूछा नहीं जाता, बट इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, जो एनोड है वो तो नेगेटिव होता है, सॉरी एनोड तो पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है तुम्हारे पास, नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को प्लीज उस वीडियो से याद कर लेना। अगर तुम्हारा कोई और भी निमोनिक है तो याद कर लेना, बट ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ बैटरी रह गया, और अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक रहा होगा तो उसको हम अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, और देन हमारा लेक्चर, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।